सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को हम डिस्कस करेंगे। फेडरल सिस्टम हम पहले तो इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब देख लेते हैं फेडरल सिस्टम हमारे पास होता क्या है। फेडरल सिस्टम ना डिवाइड करता है पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी के दरमियान और फेडरेटिंग यूनिट के दरमियान, स्टेट और प्रोविंसेस के दरमियान। और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी वो शेयर होगी वेयर बोथ लेवल्स ड्राइव करेंगे पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बोथ लेवल कौन कौन सी है, एक सेंटर बन जाएगा सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरा उसके फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे, और ये दोनों ड्राइव करेंगे पावर कॉन्स्टिट्यूशन से। पाकिस्तान, इंडिया और यूएसए एंड जर्मनी के अंदर ना हमारे पास फेडरल सिस्टम ही चल रहा है। पाकिस्तान अडॉप्टेड फेडरलिज्म कब अडॉप्ट किया पाकिस्तान ने, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर। और हमारे पास केसी वियर ये कह रहा है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम दैट रिकनसाइल्स करता है यूनिटी विद डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जो यूनिटी को लेकर चलता है, लेकिन ये कल्चरल जो डाइवर्सिटी होती है या एथनिक डाइवर्सिटी, इन सबको भी अकोमोडेट कर लेता है। एडवांटेजेस हमारे पास ना फेडरल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, यूनिटी होती है विद डाइवर्सिटी। सबसे पहले यही मैंने बात डिस्कस किया, यूनिटी को एक तो प्रमोट करेगा लेकिन डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट कर लेगा। अलो करता है मल्टीपल एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल ग्रुप्स को कि वो ना एक स्टेट फ्रेमवर्क के अंदर लिव कर सकते हैं। इन पाकिस्तान के अंदर जो फेडरलिज्म है ये प्रोवाइड करती है। जब फेडरलिज्म हुई तो अब हमारे पास ना सूबों को खुद मुख्तारी मिल गई है, जिसके पहले हमारे पास जब तक ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो इस पर लड़ाइयाँ झगड़ते होते ही रहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ये होती रहती थी कि पाकिस्तान को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सूबों को देनी है कि नहीं। इन पाकिस्तान के अंदर फेडरलिज्म प्रोविंसेस प्रोवाइड करता है ऑटोनॉमी टू पंजाब, सिंध, केपी एंड बलोचिस्तान। अब हमारे पास ना पावर कंसंट्रेशन, अब हमारे पास जब फेडरलिज्म नहीं हुई थी तो पावर कंसंट्रेशन हो जाती है, बिल्कुल ना एक ही पावर का मरकज हो जाता है, एक ही सारी डिक्टेटरशिप होना शुरू हो जाती है, एक ही बंदे के पास सारे इख्तियारात जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो अब जब ये फेडरलिज्म होती है तो क्या प्रमोट करती है, पावर की कंसंट्रेशन से प्रिवेंट करती है, डिवीजन ऑफ पावर प्रिवेंट करता है डिक्टेटरशिप को, और एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से भी बचाती है, और प्रोटेक्ट करती है हमें डेमोक्रेसी को थ्रू चेक एंड बैलेंस। अब हमारे डेमोक्रेसी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस ऊपर लगा देती है। उसके बाद हमारे पास ना बेटर गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी, अब सर्विस डिलीवरी का निज़ाम भी बहुत बेहतर होता है। उसके बाद अब हमारे पास लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि बेटर गवर्नेंस कैसे आएगी, अगर लोकल गवर्नमेंट लेवल पे हम सारे इख्तियारात नीचे, इख्तियारात की मुंतकिली ऊपर से ट्रांसफर होकर निचले लेवल तक आ रही है, तो ये ना बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है लोकल नीड्स की, और लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है ना ये बेटर अंडरस्टैंड कर सकती है लोकल नीड्स को। एग्जांपल इसके अंदर आ जाती है पाकिस्तान के अंदर जब हमारे पास पोस्ट 18 अमेंडमेंट जब की है, उसके बाद ना तो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई है और गेंड कंट्रोल ओवर एजुकेशन और हेल्थ। उसके बाद जो 18 अमेंडमेंट हुई है ये कब हुई है, 2010 के अंदर हुई है। अब ना इससे पहले यहाँ गौरतलब बात यह है कि 18 अमेंडमेंट हुई कब क्यों थी, 17 अमेंडमेंट के जवाब में हुई थी, और 17 अमेंडमेंट ना 2003 में मुशर्रफ ने कर दी थी, ठीक है, और इसने सेंट्रलाइजेशन कर दी थी, सारे इख्तियार अपने पास ले गए थे, और इसने 58(2)(b) आइन की ये सारा कुछ करते हुए कि सारे इख्तियार वो सब आपको पता ही है। उसके बाद जब 18 अमेंडमेंट हुई है ना तो इसके बाद दोबारा से ये सारा कुछ वापस हो गया और आइन को दोबारा उसके वापस हालात में, मतलब वापस उसकी शेप में ले आया। 18 अमेंडमेंट तो जिसकी वजह से ये ऑटोनॉमी दोबारा से प्रोविंसेस गेंड कंट्रोल ओवर एजुकेशन, और जो 14 सब्जेक्ट थे ना उनकी डेवोल्यूशन कर दी गई है लोकल लेवल पे, मतलब प्रोविंसेस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं जो पहले फेडरल या सेंटर के पास उसका कंट्रोल था। उसके बाद इनोवेशन एंड कंपटीशन को प्रमोट कर दिया। इनोवेशन को कैसे प्रमोट कर दिया, प्रोविंसेस और जो स्टेट होती है ना कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट पॉलिसीज के साथ लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट लेवल पे। जब अब एक ये इस चैप्टर के अंदर ही इस बात को डिस्कस किया हुआ कि केरला का मॉडल क्यों इतना एफिशिएंट है, और ये आगे भी हम अगले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब है कि ये हम ना जब ये हमारे पास फेडरलिज्म होती है तो हमारे पास कंपटीशन भी प्रमोट होता है, गुड कंपटीशन। एग्जाम्पल जब से कि अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ वो बना रहे हैं तो हम भी बनाए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे केपी पुलिस रिफॉर्म बनाई है, इंस्पायर्ड नेशनल डिबेट हुई है पुलिसिंग के ऊपर। उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल जाती है सूबों को, मतलब उनके इख्तियारात मिल जाते हैं तो सेफ गार्ड किया जाता है स्मॉल प्रोविंसेस को फ्रॉम डोमिनेशन बाय लार्जर वंस। अब अगर जो कोई छोटा स्मॉल प्रोविंसेस भी है तो जिन उनको भी सेफ गार्ड कर लिया जाता है जहाँ पहले डोमिनेशन थी लार्जर वंस की। और पावर शेयरिंग और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब हमारे पास ना पावर शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अथॉरिटी, सारे मतलब मरकज से दूर इख्तियारात ट्रांसफर हो रहे हैं, और रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ सेपरेटिज्म। और ये जो सेपरेटिज्म प्रमोट हो रहा था ना पहले उनको यही था कि हमारे हक जो सेंटर है वो सलब कर लेता है, लेकिन अब जो चांसेस ऑफ सेपरेटिज्म है वो भी कम हो रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कम हो रही है। डिसएडवांटेज हमारे पास ना क्या है फेडरल सिस्टम के, आल्दो ये हमारे पास यूनिटी को सेलिब्रेट तो करती है लेके चलती है, लेकिन इसका जो मेन डिसएडवांटेज है कि नेशनल इंटीग्रेशन वीक हो जाती है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल आइडेंटिटीज
क्योंकि जो प्रोविंसेस होती है ना, सूबे, वो ज़्यादा ही खुद मुख्तार हो जाती हैं, आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल एंटिटीज़ समटाइम्स। और ये ना कभी कभी जो नेशनल यूनिटी वाला कंसेप्ट है ना, उसको वीकन करना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे एथनो नेशनल मूवमेंट्स चलना शुरू हो गई हैं बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर अब आपको पता है कि BLA की तहरीक भी चल रही है। उसके बाद ओवरलैपिंग अथॉरिटी। ओवरलैपिंग अथॉरिटी क्या है? कन्फ्लिक्ट राइज हो जाती हैं। अब हमारे पास ना दोनों ही अपने आप को कहते हैं कि अथॉरिटी मेरी मैं हूँ या मैं हूँ, जैसे फेडरल और जो इसकी आर्म्स बनी हुई हैं। अब कन्फ्लिक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है बिटवीन फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में ओवर जुरिस्डिक्शंस के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल इसके आ जाते हैं डिस्प्यूट ऑन नेचुरल रिसोर्स ओनरशिप के ऊपर, गैस वाटर और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाती है, पाकिस्तान के अंदर होते भी हैं। कॉस्टली और इनएफिशिएंट है ये सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट की क्रिएट हो रही है और डुप्लीकेशन है ब्यूरोक्रेसी का और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ रही है। अनइक्वल डेवलपमेंट होती है। रिच प्रोविंसेस जो है ना, क्योंकि अनइक्वल डेवलपमेंट होती है, जैसे अब पंजाब का केस बार बार डिस्कस होता रहता है। रिच प्रोविंसेस है ना, ये फास्टर ग्रो करना शुरू हो जाती है पुअर वन की निस्बत, और इकोनॉमिक गैप्स और बढ़ जाता है। और पंजाब के अंदर डोमिनेंस वर्सेस अंडर डेवलप्ड बलोचिस्तान इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी के अंदर क्या है कि डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर, तो ये ना फ्रेगमेंटेशन करना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे पास डिफरेंट एजुकेशन करिकुला के जो सिलेबस के ऊपर या ये जो करिकुलम है एजुकेशन का, इसके ऊपर हमारे पास तजाद उठते रहते हैं। और टैक्स सिस्टम अक्रॉस प्रोविंसेस के अंदर, रिस्क ऑफ हमारे पास सक्सेशन एक्सेसिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जब हम इन्हें मिल जाती है तो मेन करीज सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे हिस्टोरिकल केस के अंदर ईस्ट पाकिस्तान डिमांड फॉर ये ऑटोनॉमी चाहता तो था, लेकिन आखिरकार नहीं मिली, तो ये 1971 की सक्सेशन हो गई है। फेडरलिज्म इन पाकिस्तान के अंदर, अगर हम पाकिस्तान की केस के अंदर डिस्कस किया ना, तो पाकिस्तान के अंदर फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ कब किया गया हुआ? वैसे तो पाकिस्तान 1973 के आइन के तहत फेडरल यूनिट था और पाकिस्तान एक फेडरल आइडेंटिटी था, फेडरेशन थी। लेकिन बाद में, लेकिन इसके ऊपर जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथन किया 18 अमेंडमेंट 2010 ने, इसे स्ट्रेंथन किया, इंपावर करता है प्रोविंसेस को, इंप्रूव करता है प्रोविंशियल ओनरशिप को। वीकनेस क्या है? अब हमारे पास जो NFC अवार्ड ये चलता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, इसके ऊपर डिस्प्यूट उतरा रहता है। वाटर शेयरिंग कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं हमारे पास, जैसे कालाबाग डैम के ऊपर है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टेंशन क्रिएट हो रहते हैं। और लेसन क्या है पाकिस्तान के लिए? इसे बैलेंस करना पड़ेगा कंट्रोल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी असेंशियल है, लेकिन थोड़ी सेंटर के पास भी तो थोड़ी अथॉरिटी हो, तो इसलिए इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों को एक ही टेबल में डिस्कस कर लेना, तो ये हमारा जो फेडरलिज्म है ये यूनिटी को सेलिब्रेट करती है इन डाइवर्सिटी, और इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, सर्विस डिलीवरी हमारे पास बेहतर हो जाती है, नई नई पॉलिसी हम बना सकते हैं, इनोवेशन आ जाती है पॉलिसीज के अंदर, और माइनॉरिटी की भी प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सेपरेटिज्म का हमें रिस्क रहता है, अनइक्वल डेवलपमेंट, जैसे एक सूबा हमारे पास ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दूसरा तरक्की नहीं कर पा रहा, कॉस्टली है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब हमारे पास लोकल गवर्नमेंट लेवल पाकिस्तान निचले इख्तियार के मतलब कि निचले सतह पर हो रही है, तो उनके लिए कोई नुमाइंदगी भी तो बनाने पड़े ना, जिसके वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें कॉस्टली पड़ जाता है, ओवरलैपिंग अथॉरिटी आ जाती है। अब हमारे पास ये सेंटर की बात मानी जाए या प्रोविंसेस की बात मानी जाए, यहाँ पर हमारे पास फेडरल सेंटर की बात मानी जाए, और नेशनल इंटीग्रेशन को भी वीक करता है फेडरलिज्म ना। अब हमारे पास ना एक डबल एज स्वाड है, इट्स स्ट्रेंथन, एक तरफ तो ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है एंड अकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी को, बट इसकी पुअर इंप्लीमेंटेशन होती है, फ्यूल डिवीजन्स एंड इनएफिशिएंसी क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के लिए। द चैलेंज इज टू मेक फेडरलिज्म इज अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी रेदर देन अ सोर्स ऑफ डिस्कॉर्ड, ना हम इसे बनाए थ्रू इक्विटेबल रिसोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन हो एंड इंटर प्रोविंशियल ट्रस्ट बिल्डिंग हो। द स्ट्रेंथ क्या है फेडरल रेशन की लाइज नॉट इन यूनिफॉर्मिटी बट इन हार्मनी के अंदर है।